क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण। बेटा हम एग्जांपल 5, ये जो एग्जांपल्स हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 और एक्सरसाइज 2.4 इस वक्त वर्तमान में सिलेबस से हट गई है, बट ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप क्लास 9th में पहुंचेंगे और जब आप क्लास 10th में रहेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बन जाएंगे। तो शुरुआत करनी बहुत जरूरी है। आप 9th में सीधी 8वीं सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करेंगे तो बात नहीं बनेगी, इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप सीढ़ी 1 से शुरू करें। ये सीढ़ी 1 है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। समझ में आएगा तो आगे आप 9th में और अच्छे से समझ पाओगे। समझ गए ना? ठीक है, तो शुरुआत कर रहे हैं। परिमेय संख्या -7/3 के दुगने में क्या जोड़ा जाए जिससे 3/7 प्राप्त हो। बोल रहा है कि व्हाट शुड बी एडेड, जोड़ना है, टू ट्वाइस द रैशनल नंबर ऑफ -7/3 टू गेट 3/7। बेटा -7/3 का दुगना करना है, ट्वाइस करना है, डबल करना है। सबसे पहले तो वही वाली बात हो गई। क्या बोल रहा है कि देखो मैं यहाँ शॉर्ट में समझा रहा हूं कि -7/3 का दुगना मतलब 2 से गुना कर दो, दुगना कर दिया, और उसमें क्या जोड़ दूं, कुछ ऐसा क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं, कुछ मुझे जोड़ना है। मैं क्या जोड़ दूं कि मेरे पास टोटल करने पर 3/7 मिल जाए। यही तो इक्वेशन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो क्या बोला कि -7/3 का दुगना, व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर, दिस ट्वाइस करना है रैशनल नंबर, उसके बाद में क्या जोड़ दूं, कुछ जोड़ दूं और ये मिल जाए मुझे 3/7। यही तो है इक्वेशन। समझ गए? बात समझ गए कि नहीं समझ गए? है ना? तो हमने लिख दिया। हम इसका सॉल्यूशन जब कर रहे हैं तो कैसे लिखेंगे कि माना जोड़ी गई संख्या, बस इतना लिखेंगे और उसके बाद सवाल सॉल्व करेंगे। लेट द एडेड नंबर, बेटा कुछ भी। अब बेटा यहां आती है चर वाली बात, वेरिएबल्स की बात। एबीसीडी वेरिएबल्स, गिफ्ट जिसे मैंने बताया था आपको कि कुछ ऐसा है जो आपको निकालना है। इंटरेस्टिंग इसीलिए तो है ये। तो यहां पर मैं मान लेता हूं कि वो सोची गई संख्या, वो जोड़ी गई संख्या x है। मुझे नहीं पता ना x का मान क्या, वो निकालना है हमको। अब बेटा सवाल के हिसाब से चलते हैं कि -7/3 का दुगना, गुना 2 यहां भी लगा सकते हो, गुना 2 यहां भी लगा सकते हो, जैसे वहां पहले लगा रखा है। उसमें मैं जोड़ दूं x, तो टोटल जब मैं सॉल्व करूं इसे तो मुझे 3/7 प्राप्त हो। इक्वेशन तैयार हो गई आपकी। बेटा ये मल्टीप्लाई है, याद रखिएगा, ऊपर जुड़ता है और नीचे से ये भाग होता है। तो ऊपर ये गुना, सॉरी ऊपर गुना होगा, ये मल्टीप्लाई होगा क्योंकि गुना का निशान है। तो 7 दूनी कितना हो गया, माइनस का 14, 14 बटे में 3 का 3, जमा में आ गया x, बराबर में क्या आ गया 3/7। बेटा चर वाली संख्या एक तरफ, अचर वाली संख्या एक तरफ। तो ये अचर संख्या है, ये इसके पास चली जाएगी और x यहीं का यहीं रह जाएगा। तो x = 3/7, माइनस का है इधर जाकर प्लस का हो गया 14/3। बेटा 3 और 7 का जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, x = 21 आएगा एलसीएम। ठीक है, 7 और 3 दो नॉर्मल सी संख्याएं हैं, 3 और 7, तो 3 एकम 3, फिर 7 से करेंगे, 7 एकम 7, दोनों ही अभाज्य संख्याएं, एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आती, इसलिए दोनों को गुना करने पर भी उनका एलसीएम आएगा। 7 3 कितना बन गया 21, 7 के पहाड़े में 21 आता है 3 बार में, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, जितनी बार में आएगा उसे ऊपर लिखेंगे। और गुना में क्या लिखा है बेटा, 3 ही लिखा है, उससे गुना। प्लस का निशान है प्लस का, माइनस का होता तो माइनस का लगाते। 3 के पहाड़े में 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 3, 7 21, 7 बार। गुना में ऊपर कितना लिखा है, 14 लिखा है। x का मान 3 तिया आ गया बेटा 9, जमा में 14 7 कितना होता है, 14 बन गया 70, 14 6 84, 14 7 98, 98/21। x का कितना हो गया बेटा 9, इसमें जोड़ देंगे तो हो गया 107/21। क्या ये कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा, ये किसी से भी नहीं कटेगा। 7 से कटेगा क्या, 7 एकम 7 नहीं, 7 पंजे 35, किसी से नहीं कटेगा। आप इसे मिश्रित भिन्न करके लिख सकते हैं। एक बार मैं इसको यहाँ पर मिश्रित भिन्न कैसे लिखते हैं बेटा, मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसे बोलते हैं, 107/21, तो 21 पंजे 105 होता है, 2 बच गया। तो अब इसको आगे आप कैसे लिख सकते हैं कि जो 5 है उसको साइड में लिख दिया,
नीचे वाला जो 2 जिसे नहीं काटे वो ऊपर बैठेगा और 21 सब नीचे, नीचे वाली संख्या चेंज नहीं होती। 21 पंजे 105 और 2 107 बटे 21। ये आपका पहला सवाल हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोल रहा है एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है। परिमाप बेटा पैरीमीटर बोलते हैं उसको, पैरीमीटर। पैरीमीटर क्या होता है? देखो बेटा, कोई भी द्विमीय आकृति 2 डायमेंशन फिगर जो होती है, जो 2 डायमेंशन फिगर होती है उसके अंदर 2 चीजें होती हैं। एक मान लीजिए कोई एक हमारे पास में ट्रायंगल पार्क है, आपके यहाँ पर एक थिमैया पार्क है ना? थिमैया पार्क ट्रायंगल के शेप का है, ठीक है। और ये जो शेप है इसके अंदर क्या है कि ये जो चारों तरफ, मान लीजिए 2 सवाल आते हैं इसके अंदर। मुझसे ये बोला गया कि भाई चारों तरफ आपको इसके एक फेंस लगानी है, एक बाड़ लगानी है ताकि कोई अंदर ना घुस सके, एक बाउंड्री करनी है इसकी। तो मैं क्या निकालूंगा? मैं इसका परिमाप निकालूंगा, जिसे हम पैरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। अगर मुझे बोले कि भाई इस पार्क के अंदर आपको घास लगानी है, तो मैं घास अंदर लगाऊंगा पूरे एरिया में। तो मैं क्या निकालूंगा? इसका एरिया निकालूंगा, यानी कि क्षेत्रफल निकालूंगा, ठीक है बेटा। अब यहां क्या बात आ रही है? परिमाप की। बोल रहा है ना परिमाप, तो परिमाप आयत का परिमाप क्या होता है? 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई, ये इसका 2 ब्रैकेट L इंटू बी ब्रैकेट क्लोज, ये होता है इसका परिमाप। अभी देखो क्या क्या चीजें बोल रहे हैं। एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई 2 सही 3/4 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। द पैरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। पैरीमीटर दे रखा है आपको। इट्स विड्थ इज 2 राइट 3/4 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स लेंथ, आपको लेंथ निकालनी। तो सबसे पहले तो जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आप यहां लिखेंगे कि आयत का परिमाप, पैरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल्स टू क्या होता है? 2 ब्रैकेट L प्लस B लंबाई जमा चौड़ाई। और यहां आप एक शेप में एक आयत बना दीजिए, ताकि जो एग्जामिनर है, जो आपका शीट पेपर चेक कर रहा है, उसको जब भी कभी आपका किसी शेप से रिगार्डिंग कोई पेपर आता है, कोई क्वेश्चन शेप से रिगार्डिंग आता है, तो शेप पहले बनाइए बेटा। शेप को आप पहले बनाइए ताकि आप बहुत अच्छे से, जो एग्जामिनर है, जो पेपर चेक करने वाला है, या जो भी कोई आपका क्वेश्चन देखने वाला है, उसको ये पता लग जाए कि हाँ भाई बच्चे ने जो क्वेश्चन किया है बहुत ही सही ढंग से किया है, उसने सब चीज जो दे रखा है उसके बारे में बात करेंगे। पैरीमीटर दे रखा है कितना, टोटल परिमाप कितना दे रखा है, मैं इसके अंदर ही लिख देता हूँ। परिमाप यानी पैरीमीटर कितना दे रखा है? आपको दे रखा है 13 सेंटीमीटर। आपको क्या दे रखा है? इसकी चौड़ाई दे रखी है। चौड़ाई कितनी है बेटा? 2 राइट 3/4 सेंटीमीटर, 2 सही 3/4 सेंटीमीटर। और माना लंबाई जो है वो L है, L मान लो, ठीक है, L मान लिया। अब हम लिखते हैं कि आयत की चौड़ाई, और बेटा ये 2 ब्रैकेट L इंटू बी कितना दे रखा है आपको? आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर दे रखा है, ये भी लिख दो ना साथ के साथ, ठीक है। तो चौड़ाई, आयत की चौड़ाई क्या दे रखी है आपको? विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, विड्थ कितना दे रखा बेटा? 2 सही 3/4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां पर जो चीज निकालनी है उसको लिख दो। माना आयत की लंबाई, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज L सेंटीमीटर। मैंने L सेंटीमीटर लिख दिया। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। तो देखो बेटा, 2 की जगह 2, ब्रैकेट L की जगह L, विथ आपको दे रखा है 2 ब्रैकेट 2 राइट 3/4, कितना दे रखा है? 2 राइट 3/4, और ये इक्वल्स टू किसके बराबर है? 13 के बराबर है, ठीक है बेटा। 2 पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां जाकर क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको आगे लिख देते हैं 2 प्लस 2 सॉरी L प्लस 2 सही 3/4 बराबर 13/2। बेटा 2 इधर जाकर भाग हो गया, डिवाइड हो गया। आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो बेटा L यही रहेगा और ये उधर चला जाएगा, तो इसको भी हम पहले पूरा 4 दूनी 8 9 10 11, ये मिश्रित भिन्न है और इसको हम विषम भिन्न में बदल लेते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम चेंज कर लेते हैं। 4 दूनी 8, ये इससे क्या होता है? मल्टीप्लाई, और जो भी आता है उसको इससे जोड़ देते हैं। 4 दूनी 8 9 10 11, तो आपके पास आ गया 13/2, और ये प्लस का है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का। ये प्लस का है, उधर जाकर माइनस का, 11/2
4, 11 बटे 4। L इक्वल्स टू आपके पास में एलसीएम जब आप लोगे तो 4 आएगा। 2 और 4 का एलसीएम बेटा 4 आता है, क्योंकि 2 4 के पाड़े में 2 आता है, 2 के पाड़े में 4 आता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो ये 4 आ गया, 2 दूनी 4 आपने 4। 2 के पाड़े में 4 कितनी बार में आता है? 2 बार में। 2 इंटू ऊपर कितना आ गया 30 माइनस 4 के पाड़े में 4 एक बार में, 1 गुना कितना आ गया 11। तो एल का वैल्यू क्या आ गया 13 दूनी 26 माइनस 11 एकम 11 बटे में क्या आ गया 4। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एल का वैल्यू क्या आ गया आपके पास में 26 में से 11 गया तो कितना बचा 15 बटे में क्या आ गया 4। अब इसको जैसे ये लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ है जैसे, ऐसे ही अगर आप बदलना चाहते हो तो बदल दो। यहाँ डिवाइड का निशान लगाओ, डिवाइड कर दो इसको, 4 तिया 12, 3 बच गया। तो इसे आप लिख सकते हैं कैसे, जो 3 बच गया उसे, जो 3 यहाँ पर आया उसको यहाँ, और जो नीचे बच गया वो ऊपर बैठेगा, और 4 नीचे वाला नीचे ही रहेगा, सेंटीमीटर। ये आपकी क्या आ गई, इसकी लंबाई आ गई 3 सही 3 बटा 4 सेंटीमीटर। समझ गए बात को? ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों एग्जांपल्स होप आपको समझ में आए होंगे। एग्जांपल नंबर 7 देखिए, साहिल की मां की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष के बाद उन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एज फैक्टर। The present age of Sahil's mother is 3 times the present age of Sahil. After 5 years, their ages will be added to 66 years. Find their present age. बेटा अभी वर्तमान में क्या फंडा है कि साहिल की जो एज है, उसकी माँ की जो एज है, मम्मी की, साहिल की उम्र को अगर मैं 3 गुना कर दूं तो मम्मी की उम्र निकल कर आ जाती है। अगर साहिल 11 साल का है तो उसकी मम्मी 11 तिया 33 साल की होगी। अगर साहिल 8 साल का है तो उसकी मम्मी 8 तिया 24 साल की होगी। समझ गए बात को? तो इस तरीके से बोल रहा है 5 वर्ष बाद उनकी एज में कुछ फर्क आएगा। अब देखो बेटा हम यहां पर किस तरह से लिखेंगे, माना साहिल की वर्तमान आयु, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल इक्वल्स टू x ईयर्स। बेटा x साल का साहिल है, ठीक है, तथा साहिल की मां की वर्तमान आयु एंड द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज, बेटा 3 टाइम्स बोल रहे हैं ना, वर्तमान आयु 3 गुनी है तो बेटा 3x हो गई कि नहीं हो गई, 3x ईयर्स। मैंने भी समझाया, अगर वो 8 का है तो वो 24, अगर वो 11 का है तो वो 33 साल की हो जाएंगी मम्मी। बोल रहा है 5 वर्ष बाद। अब सीधा सीधा सवाल लिखते हैं कि 5 वर्ष बाद, आफ्टर 5 इयर्स। बेटा अब देखो साहिल की आयु, एज ऑफ साहिल, बेटा 5 साल के बाद साहिल की उम्र क्या होगी, जितनी भी उसकी उम्र होगी उसमें 5 साल जुड़ जाएंगे। 5 साल के बाद 5 साल जुड़ जाएंगे। 8 का है तो 8 और 5 13, 11 का है तो 11 और 5 16। समझ गए? और इसी तरीके से साहिल की मां की आयु 5 वर्ष बाद, एज ऑफ साहिल्स मदर, बेटा मम्मी की उम्र क्या होगी, अभी उनकी मम्मी 3x साल की है, 5 साल के बाद 5 साल उनमें भी जुड़ जाएंगे। ये पूरा क्या हो गया, ईयर्स में हो गया। ये भी क्या हो गया, ईयर्स में हो गया। अब बेटा बोल रहा है कि दोनों को जोड़ने पर 5 साल के बाद जो उम्र है ना, उसको अगर मैं जोड़ दूं तो 66 आता है, बस जोड़ दो। तो बेटा बोल रहा है x + 5 साहिल की उम्र, जमा में 3x + 5 उसकी मम्मी की उम्र, और दोनों को जोड़ने पर 66 आता है। इक्वेशन तैयार हो गई आपकी। अब x और 3x टोटल हो गया कितना, 4x। 5 और 5 कितना हो गया बच्चे, 10, इक्वल्स टू कितना आ गया, 66। तो 4x इक्वल्स टू बेटा 66, प्लस का उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। तो 4x इक्वल्स टू 66 में से 10 चला गया
तो आपके पास 56 बचा और x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 56। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। जब इसे भाग करेंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 14। अब बेटा यहाँ पर एज की बात कर लेते हैं। तो साहिल जो है वो 14 साल का है, ठीक है, और उसकी मम्मी 14 गुना 3 यानी 14 कम 14 14 दूनी 28 14 दिया 42 साल की है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर इक्वेशन पर चलते हैं, इस इक्वेशन को देखते हैं। अगर इस इक्वेशन को हमने फिट कर दिया तो यानी कि हमारा सवाल ठीक हो गया। इसी इक्वेशन पर हम सॉल्व कर देखेंगे। x की जगह मेरे को लगाना है 14 प्लस 5 प्लस 3 इंटू 14 प्लस 5, और ये आना चाहिए टोटल मिलाकर कितना 66 आना चाहिए, 66 आना चाहिए। देखो 14 और 5 कितना होता है 19, 19 और 5 कितना होता है 24, जमा 14 दिया 42। बेटा दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो 6 और 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा 66, यानी कि हमने सवाल ठीक किया। तो इस तरीके से आप सवाल को करेंगे। और एज वाले सवाल यही नहीं, आप जब नौकरी के लिए भी तैयारी करेंगे, कॉम्पिटिशन्स में भी एज वाले सवाल आपके एग्जाम्स में आते हैं। समझ गए बात को? तो इस तरह से आप सवाल को करेंगे। होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नोट करिए। जय हिंद।